मेरी पत्नी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसीलिए मैं उसके लिए घर पर एक ट्यूशन टीचर लगवा दिया। पर एक दिन अचानक उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था। वो तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैंने अपनी पत्नी का डीएनए टेस्ट करवाया तो बच्चा तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में बस कुछ वक्त ही बाकी रह गया था और हर गुजरते वक्त के साथ मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अपनी उस पत्नी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी मोहब्बत में मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था। उसके कहने पर ही मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि वो बेकसूर है। नतीजा जो भी आना था उसमें हमारे रिश्ते की हार ही होनी थी। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का था कि आज मैं अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो देने के मुकाम पर खड़ा था। कुछ महीने पहले सब कुछ ठीक था। मेरा और सौम्या का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फिर एकदम ही ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया। मैंने सौम्या से अपनी पसंद की शादी की थी। सौम्या के घर वाले हमारे पड़ोस में नए नए शिफ्ट हुए थे। सौम्या के घर के हालात अच्छे नहीं थे। सौम्या जब 16 साल की थी तो 10वीं की पढ़ाई करने के बाद उससे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। एक दिन मौका देखकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी और अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसे शायद मेरे जज्बात के बारे में पहले ही पता था, इसीलिए उसने साफ लहज़ों में कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। सौम्या की बात सुनकर मैं खुशी से दीवाना हो गया और मैंने उससे वादा कर दिया कि शादी के बाद मैं उसे आगे की पढ़ाई करने की इजाज़त दूंगा और वो जहाँ तक पढ़ना चाहती है मैं उसका साथ दूंगा। मैं तो इसी खुशी में पागल था कि सौम्या ने मेरे प्यार के इजहार को कबूल कर लिया है। मैं 26 साल का होने वाला था और सौम्या मात्र अभी 16 साल की थी। हम दोनों के बीच उम्र का काफ़ी फासला था, लेकिन मोहब्बत में रंगने वाले लोग उम्र, रंग, जात पात और नस्ल को नहीं देखते। मैंने जब अपने और सौम्या के रिश्ते के बारे में अपने घर में बात की तो मेरी माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि मेरे और सौम्या की उम्र में काफ़ी फ़र्क है और ना ही वो लोग हमारी जाति के हैं, और वो तो एक मासूम सी छोटी लड़की है और शादी एक भारी जिम्मेदारी, वो कैसे निभा पाएगी। माँ की बात मेरे ऊपर से गुजर गई। मोहब्बत का जुनून मेरे सर पर सवार था तो माँ की कोई बात मुझे कहाँ समझ में आती। मैंने जिद ठान ली और घर वालों से बात करनी बंद कर दी। मेरी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मैं जब शादी करूँगा तो सौम्या से ही करूँगा, वरना किसी से नहीं। मेरी बड़ी बहन और भाभी ने माँ को समझाया किसी न किसी से तो नवीन की शादी करनी ही है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि उसकी पसंद से शादी कर दी जाए, वरना किसी और लड़की को लाकर ज़िंदगी ख़राब करने का क्या मतलब। घर वालों के समझाने पर किसी तरह मेरी माँ मान गई और कुछ दिन बाद मेरी और सौम्या की शादी करवा दी गई और सौम्या दुल्हन बनकर हमारे घर आई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने अपनी पसंद से शादी की है, मैं बहुत खुश था। शादी के एक हफ्ते बाद सौम्या ने मुझे मेरा वादा याद दिलाया तो मैं खामोश हो गया, क्योंकि अब तो वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी और एडमिशन भी शुरू हो गए थे। जज्बात में आकर मैंने उससे वादा तो कर लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ कभी भी सौम्या को आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगी। मुझे लगा था कि शादी के बाद सौम्या के दिमाग से पढ़ाई का जुनून उतर जाएगा, लेकिन उसने तो मुझसे शादी इसलिए की थी कि मैं उसे आगे की पढ़ाई करवा सकूं। मेरी माँ ने तो मेरी बहनों को भी ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया था। मेरी माँ पुराने ख्यालों की औरत थी। उन्हें लगता था कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख कर लोगों का लिहाज करना भूल जाती हैं, लेकिन अब तो मैंने सौम्या से वादा कर लिया था। इसीलिए सुबह होते ही मैं माँ के पास जाकर बैठ गया और उनसे बोला कि मैं सौम्या को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से से लाल हो गई और कहने लगी, तुझे क्या अपनी पत्नी से नौकरी करवानी है जो तू उसकी पढ़ाई के पीछे पड़ गया है? हमारी बिरादरी में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके कल को यहीं हमारे सर पर बैठ जाएंगी और इन्हें हमारा हर बात और हर फैसला गलत नज़र आने लगेगा। मैं काफ़ी देर माँ को मनाता रहा, लेकिन उनके फैसले नहीं बदले। वह अपने फैसले पर अड़ी रही। उन्होंने सौम्या को आगे पढ़ने से सख्ती से मना कर दिया कि उसे अब घर बार की जिम्मेदारी संभालने दो।
हमें उसे कलेक्टर नहीं बनाना। माँ के फैसले पर दुखी होकर मैं वापस कमरे में लौट आया, जहाँ सौम्या बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे मालूम था कि मैं उसकी पढ़ाई को लेकर माँ से बात करने गया हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखते ही उसे सारी बात समझ में आ गई और वो मुझसे कोई बात किए बिना ही मुँह फेर कर लेट गई और उसके रोने की सिसकियाँ सारे कमरे में गूंजने लगी। मैं सौम्या से इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और जिस कदर वो रो रही थी ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने सौम्या के कंधे पर अपना सर रखा और उसे प्यार से समझाया कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं किसी न किसी तरह माँ को मना लूँगा। सारी रात वो तकिए पर सर रखकर रोती रही और मैं सोचता रहा कि किस तरह से मैं माँ को उसकी पढ़ाई के लिए राज़ी करूँ। अगली सुबह नाश्ते पर माँ ने सबके सामने सख्ती से कह दिया, इस घर में लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई को ना ही पहले अच्छा समझा गया और ना ही आइंदा आगे भी कोई ऐसी बात होगी। माँ ने बातों ही बातों में यह बात सौम्या को सुनाई थी, लेकिन माँ की इस बात ने मेरा दिल तोड़ कर रख दिया था। सौम्या मेरी पत्नी थी और मैं उसके लिए इतना तो कर सकता था कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, लेकिन मेरी माँ तो अपनी मर्जी हम दोनों पर थोप कर बैठी थी। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि ना जाने सौम्या मेरे बारे में क्या सोचती होगी, कि मैं अपनी पत्नी के भविष्य के बारे में भी नहीं सोच सकता। यही सब सोचकर मैंने माँ से कह दिया कि जो आज तक होता आया है वही आगे भी हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ज़माना बदल रहा है। मैं सौम्या को आगे पढ़ाना चाहता हूँ और मैं उसका एडमिशन करवा दूंगा ताकि वो जितना चाहे पढ़ सके। मेरे इस अंदाज से माँ को लगा कि सौम्या ने मुझे उसके खिलाफ़ भड़काया है। वह गुस्से से बोली कि अगर ऐसी बात है तो अपना घर अलग कर लो और जो मन में आए करो। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। कल की आई इस लड़की के लिए मेरे उसूल नहीं बदल सकते। माँ का हर फैसला पत्थर की लकीर था और मैं समझ गया था कि माँ किसी भी सूरत में सौम्या को आगे पढ़ने नहीं देंगी। इसीलिए मैंने उसी दिन अलग घर में रहने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि मैं सौम्या से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता था। मेरे लिए एक अलग किराए का घर लेना और घर के खर्चे को पूरा करना बहुत मुश्किल था। साथ ही मुझे सौम्या की पढ़ाई का भी खर्च उठाना था, लेकिन मैं सौम्या के सामने खुद को एक कमज़ोर मर्द साबित नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए मैंने दो दो नौकरियां करनी शुरू कर दी और अलग घर लेकर सौम्या को एडमिशन भी करवा दिया। हर प्यार करने वाले पति की तरह मैं भी अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता था और इसीलिए मैंने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी थी। सौम्या की पढ़ाई शुरू हो गई थी। उसने घर के साथ साथ पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी, लेकिन उसे एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत थी। मैं उसके लिए कोई कोचिंग सेंटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर तो पहले ही इतने सारे खर्चे थे। इसीलिए मैंने अपने दोस्त रजत से कहा कि वह कुछ वक्त निकालकर मेरे घर आकर सौम्या को पढ़ा दे। रजत मेरा बहुत पुराना दोस्त था और मैं उस पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मेरी बात सुनकर रजत ने तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन से वो आकर सौम्या को पढ़ाने लगा। मैं जब भी दफ्तर से घर लौटता तो सौम्या या तो किताबों में मगन रहती या मोबाइल में बिजी रहती और पूछने पर कहती कि वो रजत से पढ़ाई कर रही है। कभी कभी मैं उससे वक्त और प्यार की ख्वाहिश करता तो वो साफ साफ कहकर मुझको खुद से दूर कर देती कि अभी उसके इम्तिहान आने वाले हैं और वो उसकी तैयारी कर रही है, और वो रात रात भर जाकर पढ़ाई करती। उसकी पढ़ाई के खातिर मैंने अपने सारी ख्वाहिश को सीने में दबा दिया था। कभी कभार मेरे जज्बात अगर बेकाबू होने लगते तो मैं ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ वक्त गुजार लेता, लेकिन उस पर भी वो नाराज़गी का इजहार करती। पता नहीं क्यों उसे हमारे रिश्ते से कहीं ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी थी। आधी आधी रात तक वो रजत के साथ फ़ोन पर बिज़ी रहती और साथ ही साथ अपनी किताबों में कुछ न कुछ लिखती रहती। बहुत दिनों से मैं अपनी माँ के घर नहीं जा पाया था और सौम्या के पास तो फुर्सत ही नहीं थी। इसीलिए मैं अकेले ही अपनी माँ से मिलने चला गया। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वो मुझे देखते ही खुश हुई और सौम्या के बारे में पूछने लगी। वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी। ने उन्हें बदल कर रख दिया था। मैंने उन्हें बताया कि सौम्या के एग्ज़ाम होने वाले हैं और वो पढ़ाई में बहुत बिजी है, हर वक्त पढ़ाई में लगी रहती है। लेकिन जब माँ को रजत के बारे में पता चला तो कहने लगी सब तो ठीक है, लेकिन एक गैर मर्द तेरी गैर मौजूदगी में उसे पढ़ाने आता है,
कम से कम तुझे तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि घर की इज्जत को पराए मर्दों के साथ तन्हा नहीं छोड़ते। माँ की बात मुझे कुछ अजीब सी महसूस हुई। मैंने कहा कि माँ, रजत मेरा दोस्त है, वह कोई गैर नहीं है। मेरी बात सुनकर माँ मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी और बोली, वो तेरा दोस्त है पर तेरी पत्नी का कुछ नहीं लगता। और जहाँ तक मेरी बात है, वो मुझे भी माँ का दर्जा देता है, लेकिन तेरी पत्नी उसके आगे क्या हैसियत रखती है ये किसको मालूम। माँ की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था और मैं सारा रास्ता बस यही सोच रहा था कि माँ तो ठीक ही कह रही है। जब से रजत ने सोम्या को पढ़ाना शुरू किया है, हमारे बीच किस कदर दूरियां आ गई हैं। रजत हमेशा सोम्या को किसी न किसी टेस्ट में उलझा कर रखता है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं सोम्या के लिए किसी नई फीमेल टीचर का इंतज़ाम कर लूँगा और रजत को घर आने से मना कर दूंगा। इन्हीं सोचों में मैं घर पहुंचा तो सोम्या शोरों से रो रही थी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर मैं घबरा गया और उससे उसके रोने की वजह पूछा। कई बार पूछने पर उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन सोम्या को इस बात से कोई खुशी नहीं थी। वो तो बस इसीलिए परेशान थी कि अब वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि हो सके उतना पढ़ लेना, ज़्यादा जान जलाने की ज़रूरत नहीं। मैंने उसे बताया कि मैं रजत को हटाकर उसके लिए कोई नया टीचर का इंतज़ाम करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, ट्यूशन टीचर बदलने की क्या ज़रूरत है। सर, रजत मुझे बहुत अच्छा समझाते हैं और मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है। उसका अंदाज इस कदर बदला हुआ था कि मैं हैरान होकर गुस्से में बोला, तुम्हें तो पढ़ना है तो पढ़ाने वाला कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बात सुनकर वो झनक पटक कर कमरे में निकल गई। उसके इस अंदाज पर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसको मनाने की बजाय मैं कमरे में ही बैठा रहा। मैं सोच रहा था, आज हमें इतनी बड़ी खुशी मिली थी और आज ही हमारे भी झगड़ा हो गया। काफ़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उसे टेंशन देना गलत होगा। यही सोचकर मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे किचन तक गया, लेकिन मैंने देखा वो तो फ़ोन पर किसी और के साथ बात कर रही थी। थोड़ी देर में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो रजत से बात कर रही है और रजत से मेरी शिकायत कर रही है। ये सब सुनकर मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, दो नौकरियाँ कर रहा हूँ और वो एक गैर मर्द से मेरी शिकायत कर रही है। मेरे दिल में सोम्या के लिए पहली बार नफ़रत के जज्बात पैदा हो गए। कोई भी औरत किसी गैर मर्द से अपने पति की बुराई कैसे कर सकती है। माँ ठीक ही कह रही थी। मैंने रजत पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लिया था। मैं सोम्या को मनाने की बजाय वापस कमरे में चला गया था और सारी रात उससे कोई बात नहीं की। मुझे लगा था कि शायद वो खुद ही मुझसे बात करने लगेगी, लेकिन वो भी ज़िद की पक्की थी। सुबह होते ही वो स्कूल चली गई और मुझे नाश्ता भी ना दिया। मेरा मन बहुत ख़राब हो गया और मैं दफ्तर जाने की बजाय वैसे ही घर से निकल गया और यहाँ वहाँ सड़कों पर घूमता रहा। कुछ देर माँ के घर गुजारने के बाद मुझे ख्याल आया कि अब तो रजत के आने का वक्त हो गया है और आज मैंने सोचा कि रजत से मिलकर आमने सामने बात करूंगा और उसे कहूंगा कि अब मैं सोम्या को उससे पढ़ाना नहीं चाहता। उसके लिए मैंने किसी और टीचर का इंतज़ाम कर लिया। मैं माँ के घर से अपने घर पहुंचा, पर जैसे ही घर के अंदर घुसा तो कमरे से मुझे सोम्या और रजत की आवाज़ सुनाई दी। मैं कमरे में जाने की बजाय बाहर ही रुक गया क्योंकि सोम्या बहुत रो रही थी और रजत उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। सोम्या रजत से कह रही थी कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती। अगर उसका बस चले तो वो अभी ही इस बच्चे को ख़त्म करवा दे। सोम्या के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो रजत से कह रही थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं आए होते तो मैं कभी अपने ख्वाबों को हकीकत के रूप में ढलता हुआ नहीं देख पाती। मैंने दरवाजे के कोने से अंदर झांक कर देखा तो रजत ने सोम्या को अपने गले से लगाया हुआ था और खामोशी से सोम्या का दुख सुन रहा था। उन दोनों को इस तरह एक साथ देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं तुरंत कमरे में गया और रजत को सोम्या से दूर करके सोम्या के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। तो ये थी तुम्हारी पढ़ाई जिसके लिए सारी की सारी रात तुम्हें रजत के साथ फ़ोन पर बात करनी पड़ती थी। मेरी मोहब्बत का तुमने सही मजाक बनाया है।
रजत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं सुनना था। मुझसे कहीं ज़्यादा लगाव सौम्या का रजत के साथ था। ये दोनों मेरी गैर मौजूदगी में घंटों साथ गुजारते थे। ये सब देखकर ना जाने उस वक्त मुझे यकीन हो चला था कि सौम्या के पेट में मेरा नहीं बल्कि रजत का बच्चा है। और यही बात मेरे लब्बों पर आ गई। मेरी बात सुनकर सौम्या गुस्से में बोली, नवीन, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मैं इस कदर गुस्से में था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने ये क्या कह दिया, और मैं खामोश होकर बैठ गया। रजत ये सब देखकर वापस अपने घर चला गया, लेकिन सौम्या किसी भी हालत में खामोश होने को तैयार नहीं थी। उसने मेरा गिरेबान पकड़ा और कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगे, ताकि यह बात साबित हो जाए कि चरित्रहीन मैं नहीं हूँ, गंदगी आपके दिमाग में है। उसके कहने पर मैंने टेस्ट करवा लिया, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता था कि नतीजा क्या आना था। मैं सौम्या से बहुत प्यार करता था और मैं गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल दिया था। लेकिन जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस टेस्ट के मुताबिक बच्चा मेरा नहीं बल्कि रजत का था। रिपोर्ट जानकर सौम्या के भी होश उड़ गए और वो मेरे कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। लेकिन अब मेरे पास कहने और सुनने को कुछ नहीं बाकी बचा था, क्योंकि रिपोर्ट साफ साफ बता रही थी कि बच्चा मेरा नहीं है। ये सब जानकर ऐसा लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई और जीने की कोई वजह बाकी ना बची। मैं अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था और मेरी पत्नी मेरे नाक के नीचे ऐसा खेल खेल रही थी। मैं हॉस्पिटल से निकलकर सीधा रजत के घर पहुंचा, क्योंकि अब सवाल मुझे उससे करना था, जो मेरे जिगरी दोस्त था, कि उसने मेरी पीठ पर खंजर कैसे घोंप दिया। रजत के घर का दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। मेरा उसके घर बहुत आना जाना था, इसीलिए मैं सीधा उसके कमरे में गया, पर वहाँ पहुंचकर मुझ पर एक ऐसी भयानक हकीकत पता चली कि मैं दंग रह गया। जहाँ रजत पहले से ही अपने कमरे में एक दोस्त के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसने एक रोज़ सौम्या को जूस में नशे की दवा पिलाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी की थी, और जब उसे डर है कि डीएनए टेस्ट में वो बच्चा कहीं उसका ना हो, उसका दोस्त उसे तसल्ली दे रहा था कि फ़िक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दफ़ा के ताल्लुक़ में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, जबकि अपने पति से तो वो कई बार ताल्लुक़ कायम करती होगी। ये सब सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। आज मुझे अपनी माँ की बातें समझ में आई थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा करके अपने घर आने की इजाज़त दी थी, और यही बात मेरे लिए सज़ा बन गई थी। सौम्या गलत नहीं थी, बल्कि उसे तो पढ़ाई का जुनून था और मैं उसे कसूरवार समझ बैठा था। रजत की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मेरे पास उसे माफ़ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उसकी माँ को सारा सच बताया और सज़ा और माफ़ी का फ़ैसला उसके हक़ पर छोड़कर सौम्या के पास लौट आया। मुझे हमारे रिश्ते को बचाना था, क्योंकि मैं आज भी सौम्या से उतना ही प्यार करता था। कभी किसी गैर पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपने घर की इज्जत को उसके साथ तन्हाई में अकेले छोड़ दें। कोई गैर कितना भी दूध का धुला क्यों ना हो, वो गैर ही होता है।